तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपका मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं कभी नहीं बोलूंगा जिंदगी में वीडियो को लाइक करो, मन करे तो करो, वरना मौज उड़ाओ, ऐश करो। चैप्टर तो हम रगड़ के जाएंगे, ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? ब्लड। ब्लड यानी ब्लड, हिंदी में बोले तो खून। हमें किसके बारे में पढ़ना है? खून के बारे में पढ़ना है। खून का बदला नहीं लेना है, खून के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखो, ब्लड को जब हम पढ़ते हैं तो ब्लड के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक तो ब्लड का क्या होगा, लिक्विड कंपोनेंट होता है, और दूसरा ब्लड का क्या है, सॉलिड कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ब्लड का जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो कितने परसेंट होता है? टोटल ब्लड का 55% होता है, और जो सॉलिड कंपोनेंट होता है वो टोटल ब्लड का 45% होता है, ठीक है। अब लिक्विड कंपोनेंट को, ब्लड के लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोला जाता है। और सॉलिड कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे? फॉर्म्ड एलिमेंट्स आ जाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स या बोलो ब्लड सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ब्लड सेल्स कौन सी होती है अपने पास? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, और इसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। या फिर अपनी हो जाएंगी प्लेटलेट्स, और उसी का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये अपने फॉर्म्ड एलिमेंट है ना, जो कि क्या है? सॉलिड है, जो कि क्या है? ब्लड सेल्स हैं अपनी। और कितना बना रही है? 45% बना रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है। और इस 45% में भी है ना, मेनली क्या होती है? आरबीसी होती है। लगभग सारी परसेंटेज आरबीसी की होती है, ये तो बहुत कम होती है, ठीक है। आगे बात करेंगे कौन कितनी होती है, इसकी टेंशन आप मत लो। अब यहां पे आ जाओ, प्लाज्मा पे अपने को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। देखो, अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है, बिल्कुल एक एक वर्ड जो है ना एनसीईआरटी का है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का है, अपने को ये याद करना ही पड़ेगा हर हाल में। टेंशन मत लो, मैं आपको करवाऊंगा। देखो, अब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? पानी, वाटर पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ईटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनने लायक बात क्या है? देखो, अपने को एग्जाम से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन तो क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन कि जो वाटर पाया जाता है वो कितना परसेंट होता है ना। ये टोटल प्लाज्मा की बात हो रही है कि टोटल जो प्लाज्मा है उसका 90 to 92% क्या होता है? उसका पानी होता है, वाटर होता है। एनसीईआरटी में ये परसेंटेज लिखी गई है। प्रोटीन्स की बात करें तो कितने होंगे? 6 to 8% होंगे, है ना। तो लगभग पूरी प्लाज्मा पानी और प्रोटीन से ही बन गई। ये तो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, ठीक है। और क्या है? क्लोटिंग फैक्टर। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि क्लोटिंग फैक्टर कहां पे प्रेजेंट होते हैं ना, कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ये तो अपने को पता है, पर ब्लड में कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। यही क्वेश्चन बनेंगे मिनरल्स, और ये यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा, ठीक है। ये परसेंटेज का और क्लोटिंग फैक्टर कहां? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये अपने क्वेश्चन बन चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। देखो, अब यहां पे हमने बात की कि प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है कि जो ये प्रोटीन्स हैं इसमें मेजर वाले कौन से हैं, मतलब मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं ना, मेनली जो प्रेजेंट होते हैं, कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। मैंने क्या बोला कि जो ये प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें भी मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन से हैं? एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन की, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेंगे? इनके फंक्शन के ऊपर बनेंगे। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है कि ये मेंटेन करता है किसको? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी में काम आता है। देखो, इसको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। आपने सुना होगा ना, जो अपनी एंटीबॉडी होती है IgG या फिर IgA, है ना। तो इस नाम में जो ये जी आ रहा है ये क्या है? इम्यूनो। देखो, ये है इम्यूनो और ये है ग्लोबुलिन। ये है इम्यूनो, ये है ग्लोबुलिन, है ना। तो ये ग्लोबुलिन यहां से आया है, ग्लोबुलिन यहां से आया है। तो एंटीबॉडी में देखो ग्लोबुलिन होता है, तो जाहिर सी बात है वो इम्यूनिटी में काम आएगा, कुछ भी याद नहीं करना है। फिब्रिनोजन तो अपने को पता ही होता है कि ब्लड क्लोटिंग में काम आता है, ये सबको पता होता है। तो बचा सिर्फ एक जिसमें कंफ्यूजन होगी, किसमें? एल्ब्यूमिन में। एल्ब्यूमिन किसके काम आया? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, ये सीरम क्या होता है? देखो, हमने प्लाज्मा में बात करी कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। हमने प्लाज्मा में ये बात की। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि इस पूरे प्लाज्मा में से मैं ये क्लोटिंग फैक्टर को यहां से उड़ा दूं, यहां से माइनस कर दूं, तो ये जो भी बच जाएगा ना प्लाज्मा में, वो क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर प्लाज्मा में से विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स को हम प्लाज्मा में से अगर निकाल दें तो क्या बच जाएगा? सीरम बच जाएगा।
ठीक है। अब नंबर का बात करें तो कितनी होती है, देखो आरबीसी हमने 3 टाइप की सेल देखी थी, कौन सी देखी थी, आरबीसी देखी थी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स देखी थी। अब इनके हम नंबर की बात करें कि कौन कितनी होती है, और ये कितने ब्लड में बात की गई है, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में बात की गई है। आरबीसी कितनी होती है, देखो अडल्ट ह्यूमन की बात करें, आरबीसी कितनी होती है, 5 to 5.5 मिलियन, सोच के देखो मिलियन है ना, और ये कितनी होती है 1.5 to 3 है ना, 1.5 से 3.5 लाख तक होती है। प्लेटलेट तो आपने सुना होगा ना कि वो बीमार हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि प्लेटलेट में कमी आ गई है ना, कि 80,000 रह गई, 60,000 रह गई, 50,000 रह गई, तो ये लाख में होनी चाहिए, 1.5 से 3.5 लाख होनी चाहिए, हजारों में जब आ जाए तो इसमें कमी आ जाती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये तो सिर्फ 6,000 से 8,000 है, कितने में, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड की बात हो रही है तीनों के लिए। ठीक है, तो यहां देखने से ही पता लग रहा है कि ये मिलियन में है। मैंने बोला था ना कि जो ये 45% है ना, इसमें मेनली किसका होता है, आरबीसी का ही होता है, तो यहां से पता लग रहा है कि मिलियन में है। तो अबंडेंसी का क्वेश्चन आ जाए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी है, आरबीसी है, सबसे कम अबंडेंट कौन सी है, डब्ल्यूबीसी है। ये क्वेश्चन यहाँ पे खल्लास हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन आरबीसी के बारे में। जाहिर सी बात है हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन की आरबीसी की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ह्यूमन आरबीसी के बारे में, देखो इसमें जो भी ह्यूमन आरबीसी के बारे में लिखा हुआ है मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, यहाँ से नहीं कराऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। देखो यहाँ पे मैं अभी आपको जिस तरीके से कराऊंगा ना, मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है कि आपको एक एक चीज में मजा आ जाएगा, याद भी करवाऊंगा, समझाऊंगा भी, मेरी गारंटी है। बस आपका थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा फोकस चाहिए, कृपया करके सामने ध्यान दीजिए। ठीक है, बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है। देखो यहां पे देखो, इसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। इसका नाम क्या है, रेड ब्लड सेल। अब जाहिर सी बात है, इसका नाम रेड है तो इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा ना, लाल कलर का होगा, तभी तो नाम इसका रेड है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, जो इसका लाल रंग है, जो इसका रेड कलर है, वो किसकी वजह से है ना, ऐसा इसमें क्या है जो ये रेड दिखाई पड़ती है, लाल दिखाई पड़ती है। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ना, बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है, क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग लाल होता है, रेड होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूं कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, याद रखना है आपको, आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन, Fe यानी है ना, क्या, आयरन प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन। अब आपने एक बात सुनी होगी, बोलते हैं ना कि किसी में आयरन की कमी हो जाए, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो बोलते हैं ना कि उसमें खून की कमी हो गई, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी तो खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये अपना यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। मतलब ये सारी बातें हम ह्यूमंस के बारे में कर रहे हैं, ह्यूमन आरबीसी के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फिर से हम आरबीसी के बारे में एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहेंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन आरबीसी की बात की जाए तो उसकी शेप कैसी होती है, बायकनकेव, बाय कनकेव। अब बाय कनकेव कैसी दिखाई पड़ेगी, देखो बाय मतलब दो, कनकेव मतलब, कनकेव तो सरफेस ही होता है, तो बाय कनकेव सरफेस कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो एक कनकेव सरफेस ये हो गया, एक कनकेव सरफेस ये होगा, ये होगा बाय कनकेव शेप हो गई। नेक्स्ट एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ह्यूमन आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, देखो हीमोग्लोबिन वाला बन गया, आयरन वाला बन गया, अब बाय कनकेव वाला बन गया, न्यूक्लियस वाला बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, फिर से हम बात करेंगे किसके बारे में, आरबीसी की। मैं बोल रहा था ना ऐसे मेथड से करेंगे कि मजा आ जाएगा सारी बातों में। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, आरबीसी क्या है, एक सेल है। आरबीसी क्या है, एक सेल है, वो जिंदा सेल होती है। तो ये एक सेल है और जिंदा होती है, तो जाहिर सी बात है इसका कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा, इसका कभी ना कभी तो जन्म हुआ होगा। अब जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी दिन इसकी डेथ भी हो जाएगी, ये किसी ना किसी दिन टपक जाएगी। ठीक है, अब जिस चीज का जन्म हुआ है और वो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि कितने टाइम बाद, है ना, मतलब आरबीसी की जो है वो उम्र कितनी होती है, एज कितनी होती है ना। और यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म में बोले तो लाइफ स्पैन उसको नाम दे दिया जाता है, जो क्या हो जाएगा 120 दिन होता है। ये आपको हर हाल में याद रखना है, 120 दिन।
ठीक है। अब पहला सवाल तो यहाँ पे ये हो गया कितना लाइफ स्पैन है, 120 दिन है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल इसमें क्या बनेगा कि जो बर्थ होता है वो कहाँ पे होता है और जो डेथ होती है वो कहाँ पे। फिर से मैं बोल दूँ, ये सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको हर हाल में आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, तो बर्थ की बात करें तो आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, जो आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ होती है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, यहाँ क्या होता है, आरबीसी का जन्म होता है रेड बोन मैरो। और डेथ की बात करें तो आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन में। आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन में। ठीक है, अब देखो डेथ जहां हुई मतलब क्या, देखो डेथ कहाँ होती है, कब्रिस्तान में। डेथ कहाँ होती है, कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड। अब स्प्लीन में किसकी डेथ हो रही है, आरबीसी की डेथ हो रही है, तो स्प्लीन का नाम दे दिया गया क्या, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या नाम दे दिया गया, देखो डेथ कहाँ हुई, स्प्लीन में, और इसको नाम दे दिया गया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और बर्थ कहाँ हुआ था, रेड बोन मैरो। अब क्वेश्चन देख लो अपने कितने बन चुके हैं, हीमोग्लोबिन, आयरन, बायकनकेव, न्यूक्लियस अब्सेंट है, और क्या है, लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन है। बर्थ कहाँ पे हुआ, रेड बोन मैरो में। डेथ कहाँ पे हुई, स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है। देख लो कितने बेहतरीन, कितने अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, देखो आरबीसी का पूछ लिया जाए या फिर हीमोग्लोबिन का पूछ लिया जाए, इनका अगर फंक्शन पूछ लिया जाए आपसे, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस उस वाले चैप्टर में बताए थे। तो वहां पे एक मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हीमोग्लोबिन को हम कैसे टैकल करेंगे, कि कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 1 मॉलिक्यूल, 1 ग्राम, है ना, वो सब बताया था, है ना। तो वो सब आपके सामने अभी चलने जा रहा है और आपकी बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। देखो हम जब ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं ना कि इसमें 12 ग्राम खून है, इसमें 13 ग्राम खून है, इसमें 15 ग्राम खून है। तो वो क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम 12 ग्राम है, 15 ग्राम है, वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली हीमोग्लोबिन, वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब मान लो मैं टेस्ट करा के आया, मान लो मैं लैब से टेस्ट करा के आया और मेरे अंदर कितना 13 ग्राम क्या निकला, हीमोग्लोबिन निकला। ठीक है, अब बहुत बड़ा सवाल है कि ये 13 ग्राम कितने ब्लड में है, कि मेरी पूरी बॉडी में जितना ब्लड है उसमें है, 1 लीटर में है, 5 लीटर में है, तो कितने ब्लड में है। तो ये जो आता है ना कि 13 ग्राम खून है, ये कितने ब्लड में होता है, ये 100 ml ब्लड में होता है। किसी के अंदर 15 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तो वो उसके 100 ml में, ये पैरामीटर है। ठीक है, तो क्या है, एवरेज हीमोग्लोबिन की बात करें कि 100 ml, मैंने बोला ना 100 ml की बात कर रहे हैं, तो एवरेज एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 12 to 16, 12 से 16 ग्राम उसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें, देखो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन को वो कैरी करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन, अगर क्वेश्चन आ जाए कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के एटम्स को कवर कर सकता है, तो जाहिर सी बात है, देखो ये 4 मॉलिक्यूल अगर हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो एटम वाला क्वेश्चन आ जाए तो 8 उसका आंसर होगा। ठीक है, डबल हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूल है, एटम वाला हो जाए तो 8 आंसर होगा, मॉलिक्यूल वाले का आंसर कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी। देखो यहाँ पे था एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, डिफरेंस समझो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो वो 1.34 ml, 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 1 ग्राम अगर 1.34 ml को करेगा तो 12 से 16 ग्राम कितनी करेगा, तो सिंपल सी बात है, हम 1.34 को 12 से 16 ना इसका एवरेज लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि इतना हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में था, 100 ml ब्लड में था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी कितनी ऑक्सीजन, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये सिंपल सा रिलेशन अपना बन गया, इतनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकते हैं। सिंपल है, सारी चीजें अपने को समझ में आ गई। अब देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं कि अपने सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि नहीं। देखो मोस्ट अबंडेंट होती है आरबीसी, तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया था कि आरबीसी मोस्ट अबंडेंट होती है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में इसका जन्म होता है, ये भी हम कर चुके हैं। न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, ये भी हम कर चुके हैं। बायकनकेव इसकी शेप होती है, ये भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसमें आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है ना, पिगमेंट होता है कौन सा, हीमोग्लोबिन, जिसका कैसा कलर होता है, लाल कलर होता है ना। आरबीसी का लाल कलर भी किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है, ये भी हम कर चुके हैं, है ना। ये भी हम कर चुके हैं, ये भी हम कर चुके हैं ना, कि कितने हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन ने कितनी ऑक्सीजन को कैरी किया था। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, और मेनली किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। और ये भी हम कर चुके हैं कि 4 मॉलिक्यूल 8 एटम 1.34 ml है ना, कौन कितना कैरी करेगा ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और क्या है, हम ये भी कर चुके हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन होता है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, स्प्लीन में, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ स्प्लीन बोला जाता है। ये हम बिल्कुल आसानी से सारी चीजें कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है वही मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल आ जाए, है ना, तो ये सिंपल सा है, आरबीसी मोस्ट अबंडेंट हो जाएगी और लीस्ट अबंडेंट क्या हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। यहाँ पे कर चुके हैं मोस्ट अबंडेंट ये, लीस्ट अबंडेंट ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब हमें बात करनी पड़ेगी डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी या फिर उसको बोलो आप ल्यूकोसाइट के बारे में, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की बात करें तो दो टाइप की होती है, एक होती है क्या, ग्रेन्यूलोसाइट, एक होती है ए ग्रेन्यूलोसाइट। नाम से पता लग रहा है जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा वो ग्रेन्यूलोसाइट, और ए ग्रेन्यूलोसाइट यानी जिसमें ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होगा वो होंगी ए ग्रेन्यूलोसाइट। तो ग्रेन्यूलोसाइट में 3 टाइप की सेल आएंगी, एक आएगी न्यूट्रोफिल, एक आएगी इओसिनोफिल, एक आएगी बेसोफिल, ठीक है। अब एसिडोफिल भी इसी को बोलते हैं ना, जो बोला जाता है ना क्या, एसिडोफिल जो बोला जाता है वो इओसिनोफिल को ही बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पे ए ग्रेन्युलोसाइट की बात करें तो इसमें आएगी मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करें कि इन ये सारी सेल्स का फंक्शन क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है, देखो बारी बारी से बात करेंगे। न्यूट्रोफिल का फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल का फंक्शन क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में। अब बेसोफिल का फंक्शन क्या होता है, ये रिलीज करती है क्या, हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन। मोनोसाइट का फंक्शन क्या होता है, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। न्यूट्रोफिल का फंक्शन भी क्या था, फेगोसाइटोसिस। अब मोनोसाइट का भी क्या है, फेगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट तो हम पढ़ते हैं ना कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, कहाँ पे, इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो ये तो इम्यूनिटी में काम आती है ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो तो हमने पता है, ठीक। न्यूट्रोफिल क्या है, फेगोसाइटोसिस है, और मोनोसाइट भी क्या है, फेगोसाइटोसिस है। इओसिनोफिल क्या है, देखो मैंने बोला था इओसिनोफिल का दूसरा नाम क्या होता है, इओसिनोफिल का दूसरा नाम होता है एसिडोफिल। ए फॉर एसिडोफिल, ए फॉर एलर्जी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इसको याद रख लेना, देखो ये ऐसे याद रखना कि ये है ना बेसिक से केमिकल है, बेसिक से, है ना, हिस्टामिन है, हिपेरिन है, सीरोटोनिन है, बेसिक से केमिकल है। तो बेसिक से ये क्या आ जाएगा, बेसोफिल याद आ जाएगा। बेसोफिल में बेसिक से केमिकल थे, हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन, थोड़ा फंडा लगा लेना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो अबंडेंसी ऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब हमने डब्ल्यूबीसी देखी कि 1 2 3 4 5 तरीके की इधर आ गई अपने पास, है ना, ये 5 हमने कर ली। तो इनका अबंडेंसी ऑर्डर कैसे लगाएंगे, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कैसे लगाएं, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, एक नीलिमा भाभी, नीलिमा, ये क्या होगा, नीलिमा, और ये भाभी। देखो एन से क्या है, न्यूट्रोफिल है, फिर क्या आई लिम्फोसाइट आई, फिर आई मोनोसाइट, फिर इओसिनोफिल, या फिर इसी का दूसरा नाम मैंने एसिडोफिल बोला था, और फिर क्या आई, बेसोफिल। देखो नीलिमा भाभी हो गया ना, ये अपना ऑर्डर बन चुका है बिल्कुल आसानी से। सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये अपनी ट्रिक है नीलिमा भाभी, है ना, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। ये तो हम यहाँ कर चुके हैं कि, है ना, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम कहाँ गया यार, वो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अब प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो कहां से बनते हैं, मेगा करियोसाइट। मेगा, देखो मेगा मतलब बहुत बड़े साइज का, मेगा मतलब बहुत बड़े साइज का, करियो मतलब न्यूक्लियस। देखो करियो मतलब न्यूक्लियस होता है, करियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन। मेगा मतलब बहुत बड़े साइज का, करियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल, मतलब ऐसी सेल जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़े साइज का है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से उनके फ्रेगमेंट है ना टूट जाएंगे और डिवीजन हो जाएगी, तो क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स अपने बनते हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ये प्लेटलेट्स का फंक्शन रहता है। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग में ना थोड़ी सी अपने को कंफ्यूजन रहती है, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को निकालने के लिए ये जो आपके सामने फ्लो डायग्राम या फिर इसको फ्लो चार्ट कुछ भी बोलो, ये जो फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, अगर इसको आप कर लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसमें कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली, ठीक है। देखो पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि ब्लड क्लोटिंग होता क्या है। देखो मान लो कोई इंसान है, अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो ये मान लो कोई इंसान है, ये मान लो इंसान है, ये उस इंसान के पैर हैं सुंदर सुंदर, ये उसके सुंदर सुंदर हाथ हैं, ठीक है। अब इस इंसान को क्या हुआ, कट लग गया, मान लो यहाँ पे हाथ पे ब्लेड लग गया। अब हाथ पे ब्लेड लग गया तो जाहिर सी बात है हाथ से क्या होगी, है ना, ब्लीडिंग होगी, खून बहना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही ये खून बहता रहा तो कुछ ही पलों में, है ना, वो तो डिपेंड करता है कितना बड़ा कट लगा है, तो क्या है, खून बहता रहा तो इंसान की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस खून ये जो बह रहा है इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इसको रोकने के लिए
यहाँ एक क्या बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा, ब्लीडिंग को रोकने क्लोट बन जाएगा, उसी को बोलते हैं क्या, ब्लड क्लोटिंग। सिंपल भाषा में बोलें, देसी भाषा में, तो ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, खून बहने से रुकना, वो ही होती है अपनी ब्लड क्लोटिंग, है ना, यही देसी भाषा में। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, एक एक कंफ्यूजन से बिल्कुल दूर रहेंगे, है ना, बिल्कुल आसानी से कवर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुई, इंजरी हुई मान लो, है ना, उस इंसान को ब्लेड जो लगा था तो वो क्या थी, एक तरीके की इंजरी थी। अब इंजरी से क्या होगा, प्लेटलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी, है ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्लेटलेट क्या होती हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, और फिर क्या होगी, कैस्केड प्रोसेस होगी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या, कैस्केड प्रोसेस। देखो कैस्केड प्रोसेस जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है कि ऐसी जो प्रोसेस मल्टी स्टेप में हो रही है, ठीक है। देखो एक तो प्रोसेस हो रही है, मान लो ए से डायरेक्ट बी बन गया, सिंगल स्टेप में, है ना, ए से डायरेक्ट बी बन गया, सिंगल स्टेप में है। बट कैस्केड प्रोसेस क्या होती है, मल्टी स्टेप में, है ना, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये मल्टी स्टेप में बहुत सारी यहाँ पे चीजें हुई हैं जब जाके ये पूरा हुआ है कैस्केड प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि कैस्केड प्रोसेस में हमें कैल्शियम चाहिए। अब ये डायरेक्ट एक सुपर हिट क्वेश्चन बन गया कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर किसका रोल होता है, कैल्शियम आयन का रोल होता है, क्वेश्चन बन गया। विटामिन की बात करें तो विटामिन के जो होता है वो भी कैस्केड प्रोसेस के लिए चाहिए, तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि विटामिन के भी किसके लिए चाहिए, अब ब्लड क्लोटिंग के लिए। क्वेश्चन कौन से बन गए, कैल्शियम आयन किसके लिए चाहिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए चाहिए, विटामिन के भी अब ब्लड क्लोटिंग के लिए, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब इस कैस्केड प्रोसेस के रिजल्ट से यहां अपने पास क्या बन जाएगा, यहां अपने पास बन जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज, यहां अपने पास बन जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फिब्रिन क्या है, फिर आगे जाके क्लोट बना देंगे, ठीक है। पूरा फ्लो पकड़ो, यहां पे क्या हुई थी, इंजरी हुई थी, इंजरी की वजह से प्लेटलेट्स जो थे वो एक्टिवेट हो गए, फिर क्या हुई, कैस्केड प्रोसेस हुई। कैस्केड प्रोसेस मतलब मल्टी स्टेप में जो प्रोसेस हो रही है। और क्या क्या चाहिए था अपने को यहाँ पे कैस्केड प्रोसेस के लिए, कैल्शियम चाहिए था, विटामिन के चाहिए था। देखो जो अपने क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ना 1 2 3 4 वो कैस्केड प्रोसेस में ही काम आते हैं, बट अपनी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, ये मोर देन एनफ है, ठीक है। फिर क्या हुआ था, कैस्केड प्रोसेस से क्या बन गया था, थ्रोम्बोकाइनेज बन गया था। थ्रोम्बोकाइनेज ने क्या किया, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। थ्रोम्बिन ने क्या किया, कन्वर्ट किया किसको, फिब्रिनोजन को किसमें, फिब्रिन में कन्वर्ट किया, और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, इससे क्लोट बन जाएगा। और अल्टीमेटली अपने को क्या बनाना था, क्लोट ही तो बनाना था, क्लोटिंग, है ना, सिंपल है। ये थी अपनी ब्लड क्लोटिंग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं, क्वेश्चन कि अपने को क्या चाहिए क्लोटिंग के लिए, है ना, क्लोटिंग के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, और क्या है, और विटामिन कौन सा चाहिए, विटामिन के। ये याद रखना, ये बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात होने वाली है लिम्फ की। देखो लिम्फ में बेसिकली होता क्या है ना, लिम्फ में जो है ना आरबीसी है ना, जो आरबीसी वो नहीं होती। लिम्फ में मेनली कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। और डब्ल्यूबीसी की भी बात करें तो मेनली लिम्फोसाइट इसमें पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें आरबीसी ही नहीं होती, देखो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट कलर की है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस फ्लूइड होता है ना। देखो ब्लड का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से होता है। अब इसमें आरबीसी ही नहीं है तो ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसमें क्या है स्पेशलाइज, इसमें क्या है, मेनली लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट का एक टाइप की डब्ल्यूबीसी तो होती है ना। अब लिम्फोसाइट पाई जाएंगी तो इम्यूनिटी में रोल आ जाएगा, है ना, क्योंकि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का रोल ही इम्यूनिटी में होता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है फैट की अब्जॉर्प्शन, ये हम डाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, अब इसमें हम ज्यादा नहीं घुसने वाले, है ना, क्योंकि ये पॉइंट हम अच्छे तरीके से, फैट की कैसे होती है, लिम्फ कैसे, लैक्टियल्स क्या थे, डाइजेशन वाले में मैंने अच्छे तरीके से बताया था। यहाँ इसका वो फ्लो नहीं बनेगा, डाइजेशन वाले में देखो जिसने नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है लिम्फ इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। जो लिम्फ होता है वो इंपॉर्टेंट कैरियर है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए एंड हार्मोन्स के लिए। नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन इसमें से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, है ना। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। इस टॉपिक में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि जो मैं बोल रहा हूं और सामने दिखाई दे रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो अपने को ब्लड ग्रुपिंग जो है वो दो टाइप की पढ़नी है, एक कौन सी ए बी ओ टाइप की और दूसरी कौन सी आर एच टाइप की। एक अपने को पढ़नी है ए बी ओ टाइप की, दूसरी पढ़नी है आर एच टाइप की। सिंपल है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब देखो पहले हम ए बी ओ देखने जा रहे हैं, फिर हम आर एच देखेंगे। अब देखो अब हम देखने जा रहे हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ठीक है। देखो अपने को है ना तीन चीजें देखनी होती हैं, एक क्या है ब्लड ग्रुप,
एक तो अपने को देखने को रहेगा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, और उस ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन कौन सा है, उस ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा है, और जो एंटीजन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है। एक अपने को देखने को रहेगी क्या, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी कहाँ पे होती है, प्लाज्मा में होती है। ये बात ध्यान रखना, एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी के सरफेस पे होता है, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हम आगे की बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हल्की हल्की प्यारी प्यारी लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो लाइन भी लग गई। अब देखो, अब ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, या फिर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, या फिर कोई इंसान है जिसका केवी एजुकेशन नाम का चैनल है, उसका ब्लड ग्रुप ए भी होता है, या फिर है ना ए और बी दोनों। ठीक है, और या फिर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें एंटीजन कौन से होंगे। देखो सिंपल सी बात है, जैसा ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन होगा। कहां पे, आरबीसी के सरफेस पे। ए वाले में ए होगा, बी वाले में बी होगा, और ए बी वाले में एंटीजन ए भी होगा, और क्या है, बी भी होगा, ए और बी। ठीक है, और ये तो ओ है, यानी क्या है, इसके पास कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एंटीबॉडी के लिए क्या करो, ठीक इसका ऑपोजिट कर दो, ठीक इसका ऑपोजिट कर दो, यानी ए वाले के पास एंटीबॉडी बी होगी, बी वाले के पास ए होगी, इसके पास ए भी है, बी भी है, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसके पास दोनों एंटीबॉडी होंगी। अब कंफ्यूजन कहां बनेगी अपने को, ए बी और ओ में, है ना, ए बी और ओ में। और इसका लॉजिक सिंपल सा है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, इसी से सारा खत्म हो जाएगा। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, यानी ए है बी है, ए है बी है, तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे ए बी है बी भी है, तो कुछ भी नहीं होगा एंटीबॉडी में। ठीक है, और इधर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी में दोनों अपने को लेनी पड़ेगी। लॉजिक सिंपल सा है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो, अब है बहुत मजेदार चीज, है ना, ब्लड ग्रुप की लड़ाई फाइटिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। देखो, मान लो किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, और उसका कहीं दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, इसको बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे दिया, बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड दे दिया। ठीक है, अब होगा क्या, देखो, ए ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या थी, एंटीबॉडी कौन सी थी, बी थी। अब बी किसके साथ लड़ेगी, बी के साथ लड़ेगी। ए किसके साथ लड़ेगी, ए के साथ लड़ेगी। इसके पास कोई भी लड़ने के लिए है ही नहीं, और इसके पास ए भी है बी भी है, तो ये ए के साथ भी लड़ेगी, बी के साथ भी लड़ेगी किसके साथ, एंटीजन के साथ। ठीक है, अब देखो, बी वाले का अगर ब्लड ग्रुप दे देंगे, तो बी वाले के पास एंटीजन कौन सा है, बी एंटीजन है, तो बी एंटीजन के लिए ए वाले में क्या है, बी एंटीबॉडी है, तो यहां घमासान युद्ध हो जाएगा और ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसा ही बी के लिए ऑपोजिट कर दोगे तो सेम होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो मजेदार चीज है ना, जो मेरा ब्लड ग्रुप है उसकी बात करते हैं, ए बी की, मैं कितने मजे में हूं बात करते हैं, है ना, और कमेंट में बताना मेरे को कौन कौन है ए बी वाला। ठीक है, तो अब ए बी वाले के पास देखो एंटीबॉडी यानी लड़ने के लिए कुछ है भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है लड़ने के लिए। इसको अगर आप ए का ब्लड ग्रुप दे दो या फिर बी का ब्लड ग्रुप दे दो, इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, तो कोई भी लड़ाई नहीं होगी, ये हमेशा मजे में रहेगा, किसी का भी ब्लड दे दो। ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं कि चाहे ए ब्लड ग्रुप वाले का, चाहे बी ब्लड ग्रुप वाले का, चाहे ओ ब्लड ग्रुप वाले का, किसी का भी ब्लड दो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले की। देखो, इसको थोड़ा सा नुकसान होता है। मान लो इसको ए ब्लड ग्रुप है, उसका ब्लड दे दिया। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप जिसका है उसके पास एंटीजन कौन सा है, ए है, तो ए एंटीजन से लड़ने के लिए इसके पास एंटीबॉडी अवेलेबल है। ठीक है, इसको बी का ब्लड ग्रुप दे दिया, तो बी के पास एंटीजन कौन सा है, बी है, तो इसके पास बी से लड़ने के लिए भी एंटीबॉडी अवेलेबल है ना। सिंपल फंडा सिंपल सा है, ए एंटीजन से कौन सी एंटीबॉडी लड़ेगी, ए वाली, बी एंटीजन से कौन सी एंटीबॉडी लड़ेगी, बी वाली। ये सिंपल सा फंडा है, इसी पे सारी चीजें बेसिस है। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये देखो, ओ के पास क्या है, एंटीजन कोई भी नहीं है, ओ के पास एंटीजन कोई भी नहीं है, तो ओ का ब्लड ग्रुप चाहे आप ए को दो, चाहे बी को दो, चाहे ए बी को दो, है ना। देखो, ए को देंगे तो ए में क्या है, एंटीबॉडी बी है, बट बी से लड़ेगा कौन, यहां तो कोई है ही नहीं, एंटीजन ही नहीं है ना। ए, अब मान लो ए का ये दे दिया, ए बी का दे दिया, तो बी के पास क्या है, एंटीबॉडी ए है, पर ए से लड़ेगा कौन, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है ना। तो ओ के पास एंटीजन ही नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपना यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। तो ओ हो गया अपना यूनिवर्सल डोनर और ए बी हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर।
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग की। हमने किया था ना कि ब्लड ग्रुपिंग हम दो टाइप की पढ़ेंगे, एक कौन सी एबीओ जो कि हम पढ़ चुके हैं और एक आरएच टाइप की। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम आरएच ब्लड ग्रुपिंग की। देखो पहली बात तो यही है कि आरएच ये होता क्या है। आरएच बेसिकली होता क्या है, एक एंटीजन होता है, एंटीजन होता है। ठीक है, और ये आरएच जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये एक मोंकी से आया है, मोंकी या मंकी कुछ भी बोलो। कौन से मंकी से आया है, रीसस मंकी से, रीसस मंकी में पाया गया था, उसमें आया है ये आरएच आया है। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअल जो है, जो भी इंसान है अपने, वो दो टाइप के पाए जाएंगे कि या तो उनमें आरएच प्रेजेंट होगा, या उनमें आरएच प्रेजेंट होगा, या फिर आरएच उनमें अब्सेंट होगा। ठीक है, अब जिनमें आरएच प्रेजेंट पाया जाएगा वो इंसान हो जाएंगे कैसे, आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे। जिनमें अब्सेंट पाया जाएगा वो इंसान हो जाएंगे आरएच नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने ब्लड ग्रुप किसी का सुना होगा ना, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप है ना, ऐसे ही तो होता है कि किसी का ए पॉजिटिव है। अब ए पॉजिटिव यानी एबीओ के हिसाब से, एबीओ के हिसाब से उसका ए है और आरएच के हिसाब से उसका पॉजिटिव है ना, आरएच एंटीजन उसके पास प्रेजेंट है ना। मान लो किसी का, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है एबी पॉजिटिव, तो एबीओ के हिसाब से मेरा ब्लड ग्रुप एबी है और आरएच के हिसाब से पॉजिटिव है ना। ऐसे ही किसी का होता है बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सबका ऐसे होता है। अब देखो जैसे हम एबीओ ब्लड ग्रुप में जैसे हम एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई देख रहे थे, तो सेम लड़ाई यहाँ पे होगी। देखो आरएच पॉजिटिव क्या है, इसके पास वो एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच नेगेटिव क्या है, इसके पास वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आरएच नेगेटिव का ब्लड अगर हम आरएच पॉजिटिव इंसान को देते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है। तो लड़ाई किसके खिलाफ होगी, किसी के खिलाफ नहीं होगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव को देते हैं तो होगा क्या, देखो इसके अंदर फिर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आरएच एंटीजन है, तो आरएच एंटीजन किसके अंदर एंट्री मार जाएगा, आरएच नेगेटिव वाले इंसान के अंदर। ठीक है, अब देखो इस इंसान के पास आरएच जो एंटीजन है वो जिंदगी में कभी प्रेजेंट नहीं था, तो जाहिर सी बात है इस इंसान की बॉडी जो है वो आरएच एंटीजन को क्या मानेगी, एक अजनबी मानेगी, एक अनजान इंसान मानेगी, एक फॉरेन मॉलिक्यूल मानेगी एक तरीके से। अब फॉरेन मॉलिक्यूल आया है तो उसके खिलाफ क्या बनने लग जाएगी, इम्यूनिटी बनने लग जाएगी, यानी एंटीबॉडी बनने लग जाएंगी, और वो एंटीबॉडी इसको मारने का सोचेंगी। ठीक है, और इसी पे बेस्ड अपना एक बहुत बढ़िया इसमें टॉपिक आता है। कौन सा टॉपिक आता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अब ये नाम कैसे बनाया ना, ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहां से बना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, पर इसको थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, देखो मान लो कोई मदर है, प्रेग्नेंट है वो, ठीक है, मदर है और उसका ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव। ठीक है, तो उस मदर का जो पहला बेबी है ना, मान लो उसका पहला बेबी है, अभी पेट में ही है वो, है ना, फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट लिख देता हूं यहाँ, फर्स्ट जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव। ठीक है, अब आप बोलोगे तूने तो बोला था कि आरएच नेगेटिव और आरएच पॉजिटिव अगर ऐसे कांटेक्ट में आएंगे, साथ में आएंगे तो ब्लड मिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे बोला था ना ब्लड मिक्स हो जाएगा और एंटीबॉडी बन जाएंगी और घमासान युद्ध हो जाएगा और ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सच है वो बात, बट होता क्या है, फर्स्ट बेबी है, होता क्या है, मदर और जो बेबी होते हैं ना वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो किसके साथ कांटेक्ट में है, प्लेसेंटा के साथ कांटेक्ट में है। तो इस प्लेसेंटा की वजह से, है ना, ये क्या है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है, तो आरएच पॉजिटिव का ब्लड आरएच नेगेटिव के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है, इसीलिए एंटीबॉडी नहीं बन रही है। अब देखो एंटीबॉडी बननी कहां चाहिए, देखो ये है आरएच पॉजिटिव, है ना, ये है आरएच नेगेटिव, है ना, तो आरएच पॉजिटिव का ब्लड जब इसमें आएगा, मदर में आएगा, तो एंटीबॉडी बननी कहां चाहिए, मदर में बननी चाहिए थी। ठीक है, बट प्लेसेंटा की वजह से नहीं बनी। बट क्या होता है, डिलीवरी के टाइम क्या होगा, जब ये बच्चा पैदा होगा तो ये प्लेसेंटा जाहिर सी बात है डिलीवरी के टाइम टूटेगी, तो क्या होगा, इनका ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा। डिलीवरी के टाइम थोड़ा सा ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा। मिक्स का मतलब है आरएच पॉजिटिव ब्लड इसके अंदर आ चुका है। देखो आरएच नेगेटिव इसके अंदर आएगा तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है, ये तो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव इसके अंदर आ जाएगा तो ये क्या है, आरएच एंटीजन के अगेंस्ट मदर जो है वो एंटीबॉडी बना लेगी। मदर ने एंटीबॉडी बना ली, अब इसकी बॉडी में है, बच्चा जो है वो सेफ पैदा हो गया है, पहला बच्चा सेफ पैदा हो गया। ठीक है, अब मान लो यही मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, है ना, इनका सेकंड बेबी आया, इनका अगर सेकंड बेबी आया और सेकंड बेबी क्या हुआ, आरएच पॉजिटिव हुआ, तो अब ध्यान दो, मदर के पास एंटीबॉडी आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन चुकी है, तो यह घमासान लड़ाई होगी, यहाँ ऐसी तैसी हो सकती है। ऐसी तैसी क्या होगी, ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, इस सेकंड बेबी की आरबीसी को उड़ा देंगी, आरबीसी को खत्म कर देंगी।
आरबीसी को खत्म कर देगी, ठीक है। और ये बेबी है यानी पेट में है, तो मतलब ये क्या है, फीटस है, ये क्या है, फीटस है। अब फीटस की आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, तो यहां से नाम आया, देखो फीटस कहां से आया, फिटेलिस है ना, और ये क्या है, आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यहां से ये नाम आया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऐसे तो फिर बहुत सारे बच्चे मर जाएंगे, है ना, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे, है ना, वो तो खत्म ही हो जाएंगे ऐसे तो इसका भी इलाज होता है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, हर चीज का सोल्यूशन है। तो इसका इलाज है कि इस एंटीबॉडी को, है ना, इस एंटीबॉडी को खत्म करने के लिए इसको क्या दे दी जाती है, दवाई दी जाती है मदर को, कि ये एंटीबॉडी पहले ही खत्म हो जाएंगी। और उसका क्या है, उस दवाई का नाम है एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है। देखो RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट हमने जो एंटीबॉडी दी है या उसके खिलाफ जो दवाई दी है, एंटी RH एंटीबॉडी इसको हम दे देंगे, तो वो इसमें काम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे, है ना, टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज, है ना, ये अपने सर्कुलेटरी पाथवेज हैं। तो दो टाइप के हमें यहाँ पढ़ने हैं, कौन से, ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप। देखो इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। देखो फिर से हम किसी का शरीर बना लेते हैं, मान लो ये कोई इंसान है, ये इसके हाथ हैं, ये इसके हाथ हैं, ये इसके पैर हैं, ठीक है। तो हमें पता है, मान लो ये मैं हूं, ये मैं हूं। अब मेरी बॉडी में क्या है, हर जगह पे, बॉडी में हर जगह पे ब्लड वेसल का नेटवर्क फैला हुआ है ना। पैरों में भी मेरे आर्टरीज वेन, हाथों में भी, है ना, मेरे ब्रेन में भी, और इधर भी हर जगह क्या है, आर्टरीज वेन, ब्लड वेसल का नेटवर्क फैला हुआ है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जिस सिस्टम में, जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, अब ब्लड वेसल का क्या हो, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट हो, उसको बोल देंगे क्लोज्ड मतलब एक, है ना, क्लोज्ड तरीके से ब्लड बह रहा है, ऐसा नहीं है कि खुला पड़ा है, ठीक है। और मान लो ये टंकी है कोई, है ना, मान लो ये कोई इंसेक्ट या अर्थ्रोपोड में से कुछ है ये, है ना, और इसमें क्या है, डायरेक्ट ऐसे ब्लड भरा हुआ है, कोई भी नेटवर्क नहीं है ना ब्लड वेसल का, तो वो क्या हो जाएगा, ओपन टाइप, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अब्सेंट होता है ओपन टाइप में। क्लोज्ड वाले में, है ना, एक तरीके से ब्लड जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में बह रहा है ना, अच्छे तरीके से पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है, पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना क्लोज्ड वाला, ये हो गया ओपन वाला। एग्जांपल देखे तो एनसीईआरटी में देखे तो अर्थ्रोपोड इसमें मिलेंगे, मोलस्क इसमें मिलेंगे, इसमें देखे तो एनालिड्स आ गए और कॉर्डेट्स आ गए। कॉर्डेट्स में तो बहुत ही कुछ आ जाता है ना, मैमल्स भी यानी ह्यूमंस भी इसी में आ जाएंगे क्लोज्ड वाले में। ये थे अपने सर्कुलेटरी पाथवे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हार्ट की बात करेंगे। बेसिकली ये किसका है, वर्टिब्रेट्स का हार्ट है, वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड भी हो सकता है, 3 चैम्बर्ड भी हो सकता है, 4 चैम्बर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड ये क्या है। देखो जहां पे 2 चैम्बर्ड होगा ना, वहां पे क्या होगा, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। जहां पे 3 चैम्बर्ड होंगे वहां पे क्या होंगे, 2 एट्रिया होंगे और एक वेंट्रिकल होगा। जहां पे 4 चैम्बर्ड, जैसे ह्यूमंस में हमारे अंदर है, तो हमारे के अंदर क्या होता है, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, एट्रिया वेंट्रिकल किसमें कितने होंगे ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एग्जांपल की बात करें तो फिशेस, मछलियों में ये पाया जाएगा, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में ये पाया जाएगा, और बर्ड, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल में ये पाया जाएगा। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल पे क्या लगा लो, स्टार लगा लो। क्रोकोडाइल है क्या, है ना, वैसे टेक्निकली क्रोकोडाइल है क्या, रेप्टाइल है ना, तो होना क्या चाहिए था इसमें 3 चैम्बर्ड, बट क्रोकोडाइल यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ये रेप्टाइल होके भी इसमें हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड है, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हार्ट होता है, दिल होता है, और क्या है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और क्या होता है, ब्लड होता है। देखो ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल बेसिकली पाइपलाइन है, बेसिकली अपनी पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में से क्या बहेगा, अपना ब्लड बहेगा, ठीक है। और हार्ट क्या है, एक तरीके से मोटर है, हमारे शरीर की मोटर है, जो क्या करेगी, ब्लड को, है ना, हार्ट क्या करेगा, ब्लड को एक तरीके से पंप करेगा, पूरी बॉडी में पंप करेगा। ये है पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। हार्ट के ओरिजिन की बात की जाए तो हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा ऑर्गन है हार्ट, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। अब ह्यूमन हार्ट के ऊपर देखो, ये बहुत सारी चीजें अपने को देखनी है, ह्यूमन हार्ट के ऊपर इतनी सारी चीजें अपने को देखनी है, और एक एक बात यहाँ पे एनसीईआरटी से लिखी गई है, ठीक है। तो इसको पहले सिंपल तरीके से देख लेते हैं, ह्यूमन हार्ट को हम सिंपल तरीके से देख लेते हैं, फिर हम अपनी बातें देखेंगे ना। लगभग पॉइंट में यहीं पे आपके कवर करा दूंगा। देखो एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, मान लो ये अपना हार्ट है, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा दिल है ना, देख रहे हो कितना अजीब सा दिल है मेरा, है ना। थोड़ा इसको यहाँ से ऐसे बनाता हूँ, मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा दिल है और ये दीवार है। अब देख लो, मेरी एक एक चीज़ यहाँ ड्रॉ करने का रीज़न है कि मैं नीचे से ये दीवार जो है मोटी क्यों कर रहा हूँ ना, नीचे वाली और ये वाली दीवार मैं मोटी थिक क्यों बना रहा हूँ, इसका रीज़न है, मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। अब देखो लेबलिंग कर दूँ तो ये अपना है क्या, देखो अगर साइड की देखो तो ये मेरा फेस ऐसे है,
ये मेरा फेस ऐसे है और ये मेरा दिल है, तो ये मेरा फेस ऐसे है, तो जाहिर सी बात है ये मेरी हो जाएगी राइट साइड, ये मेरी हो जाएगी लेफ्ट साइड, है ना। तो ये क्या होगा, मेरा राइट एट्रियम होगा, और ये क्या होगा, मेरा लेफ्ट एट्रियम होगा, और ये क्या होगा, मेरा राइट वेंट्रिकल होगा, और ये क्या होगा, मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ कॉमन सेंस की कुछ बातें देखो, कॉमन सेंस की बातें देखो। जो ये जो दीवार है ना, दीवार यानी ये जो सेप्टम है, ये दो एट्रिया के बीच में है, ये दो एट्रिया के बीच में है, इसलिए इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब बीच में है, किसके, दो एट्रिया के बीच में है, ठीक है। अब इस सेप्टम की बात करें तो ये किसके बीच में है, दो वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको बोल देंगे इंटर क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। नाम से क्लियर हो रहा है ना। अब ये सेप्टम देखो, ये किसके बीच में है, ये वाला सेप्टम एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतनी बातें क्लियर हैं। अब एक बात पे और आप ध्यान दो, देखो एक बात पे और आप ध्यान दो, मैंने क्या बोला है, देखो मैंने क्या बोला था कि मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं ना उसका हर एक चीज का मतलब है। यहां देखने से ही पता लग रहा है कि वेंट्रिकल का जो साइज है ना वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है एट्रिया की साइज में, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, वेंट्रिकल्स का साइज एट्रिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा, ये बात हमने देख ली, थोड़ा नहीं ज्यादा ही बड़ा होगा, ठीक है। और क्या है, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एट्रिया की जो दीवारें हैं वो थोड़ी पतली हैं, वॉल्स जो हैं वो पतली हैं, और वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो बहुत मोटी मोटी हैं। तो इनकी वॉल्स क्या होंगी, वेंट्रिकल की थिक होंगी, मोटी होंगी, है ना। अब मोटी दीवारों का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होती है, देखो मसल्स होती हैं इसमें, है ना, मसल्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल जो हो जाएगा, वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, मोर मस्कुलर हो जाएगा, ठीक है। वेंट्रिकल एट्रिया के कंपैरिजन में मोर मस्कुलर है, साइज में भी बड़ा है, और उसकी दीवारें भी थिक हैं, मोटी हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मैं आपको वॉल बताना चाहूंगा कि वॉल कौन सी होती है। रबड़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि अपने को यहाँ से थोड़ी सफाई चाहिए, ये पूरा ही मिटा देते हैं, वैसे अपने को पता तो चल गया है ना, अपने को पता तो चल ही गया है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखो दोबारा से बना लेते हैं, मान लो ये अपना था, मान लो ये अपना था, है ना। यहाँ पे क्या था अपना, ये है राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। अब वेल्व की बात करें, वो वाली वेल्व, है ना, समझ रहे हो यार, वो ये अंग्रेजी में मेरी थोड़ी गड़बड़ है, मैं अगर कुछ गलत बोल दूं अंग्रेजी का शब्द तो समझ जाना, मैं ये वाली वेल्व की बात कर रहा हूँ। अब इसको मैं वाल्व बोल दूं, वॉल्व बोल दूं, वेल्व बोल दूं, समझ जाना, ठीक है। तो वाल्व वेल्व कहाँ पे अपने को देखनी है, यहाँ पे दो होंगी, है ना। कौन सी होंगी, एक तो यहाँ पे होगी, किसके बीच में, किसके बीच में होगी, एक तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और एक होगी लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। तो जो यहाँ पे होगी वो होगी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे जो होगी वो होगी बायकस्पिड वॉल्व, वॉल्व या वेल्व, फिर से वही अंग्रेजी की थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ होगी क्या, ट्राइकस्पिड वेल्व, और यहाँ होगी बायकस्पिड वॉल्व, है ना। और बायकस्पिड का ही दूसरा नाम क्या होता है, मित्रल, मित्रल या मिट्रल, कुछ भी बोलो, इसी का दूसरा नाम होता है मिट्रल वेल्व। इतनी बातें बिल्कुल ही अपने को समझ में आ रही हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है, बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ रही है। अब एक और वेल्व होती है सेमी ल्यूनार वाल्व, अब वो कहाँ पे होती है वो मैं आगे बताऊंगा, यहाँ पे समझ में वो नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कंडक्टिंग सिस्टम दिखाना चाहता हूँ, जो नोडल टिश्यू होता है वो कहाँ पे होता है, नोडल टिश्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नोडल 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 मतलब समझ रहे हो ना आप, एस ए नोड, ए वी नोड, मज़ा आ रहा है ना ये रब करने में, ठीक है जी। लो साफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपना क्या था, देखो ये अपना क्या था, राइट एट्रियम, ये अपना क्या था, राइट वेंट्रिकल, ये अपना क्या था, लेफ्ट एट्रियम, ये अपना क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब नोडल टिश्यू अपना देखने को मिलेगा, अपने को याद कौन सा रखना है कि कौन सा कहाँ पे होता है। एक अपना होगा एसए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, एक होगा अपना एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एक एसए नोड एक एवी नोड, वो देखते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं। देखो एसए नोड पाया जाएगा यहाँ पे एसए नोड पाया जाएगा, है ना, ये क्या है एसए नोड, और एवी नोड पाया जाएगा यहाँ पे, एवी नोड यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। अब इनकी लोकेशन है ना लिखने में कैसे आएगी, देखो एसए नोड जो है वो राइट एट्रियम में होगा, पहली बात। दूसरी बात ऊपर वाली साइड होगा या नीचे वाली साइड होगा, तो देख लो ये कहाँ पे है, ऊपर वाली साइड है ना, नीचे वाली साइड तो ये हो जाती ना, तो ये कहाँ पे है, ऊपर वाली साइड है, अपर साइड होगा। राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, तो देखो ये अपनी राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो किस साइड है, ये राइट साइड है ना। देखो जाहिर सी बात है राइट एट्रियम का हाफ किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड है और अपर साइड है और राइट एट्रियम में है। एवी नोड की बात करें तो राइट एट्रियम में है, बट राइट एट्रियम की किस साइड है, किस साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है,
है ना। और अपर साइड है कि लोअर साइड है, तो आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल क्या है, लोअर साइड है, ये लोकेशन होगी, ठीक है। अब एवी नोड से आगे क्या बन जाएंगे, एवी बंडल बन जाएंगे। और एवी बंडल कैसे, ऐसे आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये तो अभी जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ बड़ा सबको, ठीक है। तो एवी बंडल बन जाएंगे और एवी बंडल भी क्या है, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और ये फिर आगे जाके क्या है, परकिंजे फाइबर बन जाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली करता क्या है, ये जो एसए नोड होते हैं, एवी नोड होते हैं, ये करते क्या है, देखो ये जो बोलते हैं ना कि दिल धड़कता है ना दिल धड़कता है, यही तो बोलते हैं दिल धड़कता है। तो वो दिल धड़काने का काम कौन करते हैं, यही तो करते हैं। ये एक तरीके से बिजली की तार हैं, अपने दिल की बिजली की तार हैं, ठीक है। और आपने एक बात देखी होगी कि हम बाहर से कोई करंट की सप्लाई तो लेते नहीं है, फिर भी अपना दिल धड़कता है। मतलब क्या है, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो मतलब खुद, एक्साइटेबल मतलब खुद धड़कता है, और उसका रीजन क्या है, ये है अपने एसए नोड और ये, है ना। और जनरेट कौन करता है उस चीज को, जो करंट है उसको कौन जनरेट करता है, एसए नोड जनरेट करता है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं। इसीलिए पेस मेकर है ना, इसने पेस को मेक यानी बनाया है, पेस को बनाया है, ठीक है। अब देखो यही सारी चीजें मैं आपको रिवाइज कराता हूं इसमें। देखो मेसोडर्मल ऑर्गन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कहाँ लोकेटेड होगा, थोरेसिक कैविटी में। देखो जाहिर सी बात है, किसी का भी दिल है, मान लो ये इंसान है ना। तो यहाँ पे डायफ्राम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो कि लंग्स के नीचे होता है ना, मसल होती है। तो देखो डायफ्राम से ऊपर वाला जो रीजन होगा ना, चेस्ट वाला, वो हो गया थोरेक्स रीजन। उससे नीचे क्या आ जाएगा, अब्डोमिनल रीजन आ जाएगा। और हमें पता है जो हार्ट, जो दिल अपना होता है, वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है, थोरेक्स रीजन में होता है। अगर ये इंसान इस तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा है, तो ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो हार्ट कहाँ पाया जाएगा अपना, हार्ट लेफ्ट साइड है, थोड़ा यहाँ पाया जाएगा, कहाँ पे, थोरेक्स रीजन में। किसके बीच में, लंग्स के बीच में, फेफड़ों के बीच में, ठीक है। तो क्या है सिचुएटेड इन बिटवीन लंग्स के बीच में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, है ना, लेफ्ट की साइड होता है, थोरेसिक कैविटी में लेफ्ट की साइड होता है, लंग्स के बीच में होता है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम। देखो मैंने आपको बताया था कि गैस्ट्रिक वर्ड होता है स्टमक के लिए, हिपैटिक वर्ड होता है लीवर के लिए, रीनल वर्ड होता है किडनी के लिए, और कार्डियो वर्ड होता है हार्ट के लिए। तो कार्डियम से ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि ये हार्ट की प्रोटेक्शन है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल हम कर चुके हैं। वेंट्रिकल्स आर मस्कुलर हम कर चुके हैं, लार्जर कर चुके हैं ना। एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल जो हैं वो मस्कुलर भी हैं और बड़े भी हैं साइज में, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम हम देख चुके हैं क्या होता है, कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है, थिक होता है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, हम ये बात की कि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ज्यादा मस्कुलर होते हैं, तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी कैसा होगा, थिक होगा। और एट्रिया क्या है, कम मस्कुलर होते हैं, तो इनका जो इंटर एट्रियल सेप्टम होगा वो थिन होगा, पतला होगा, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है, थिक होता है ना। ये हम देख चुके हैं कि ये क्या क्या होते थे, हमने किया था ना कि देखो इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, ये हमने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड वॉल, क्या होती है हम देख चुके हैं कहाँ होती है। बाइकस्पिड क्या होती है, ये भी हम देख चुके हैं कहाँ होती है। सेमी लूनार मैंने बोला था कि यहाँ पे अपने को समझ में नहीं आएगी, आगे जाके मैं समझाऊंगा, है ना, इसको होल्ड पे रख दो। नेक्स्ट है एसए नोड की लोकेशन हम देख चुके हैं, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। एवी नोड की हम लोकेशन देख चुके हैं, देखो याद करो मैंने क्या बताई थी इनकी लोकेशन, ये था अपना, ये क्या था अपना, एसए नोड था, और ये अपना एवी नोड था। ये एवी नोड, ये एसए नोड, इनकी लोकेशन हम देख चुके हैं, ठीक है। और क्या है, एसए नोड से आगे क्या बनेगा, देखो जो ये करंट है ना, करंट का फ्लो है बेसिकली हार्ट में, एसए नोड से करंट कहाँ जाएगा, देखो करंट बनाया किसने, पेस मेकर कौन था, एसए नोड था। तो इससे आगे गया किसमें, एवी नोड में, एवी नोड से आगे गया एवी बंडल में। अब एवी बंडल डिवाइड हो जाएंगे राइट एंड लेफ्ट बंडल, फिर ये आगे जाके परकिंजे फाइबर बना देंगे। ये बात भी मैंने यहाँ पे बताई थी, है ना। देखो मान ले ये एवी नोड है, एसए नोड से कहाँ गया, एवी नोड पे, एवी नोड से कहाँ जाएगा, एवी बंडल है मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है एवी बंडल। अब एवी बंडल से क्या होगा, एवी बंडल राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड हो गए। अब राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गए तो आगे जाके और फाइबर से बना देंगे, जो कि क्या है, परकिंजे फाइबर। बेसिकली पूरे हार्ट में अपना करंट ऐसे फैल रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। और ये बात हम कर चुके हैं कि ये पेस मेकर होता है, ऐसे नोड क्या है, पेस मेकर होता है। और नोडल मस्कुलेचर, जो भी नोडल मतलब नोड है ना, ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल है, ये बात भी हम कर चुके हैं, खुद ही धड़क, हमें बाहर से कोई बिजली की सप्लाई नहीं देनी पड़ती, हमारा दिल खुद ही धड़कता रहता है,
देखो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं तो मैं बिना किसी डाउट के बोल सकता हूं कि ये टॉपिक इस चैप्टर का मास्टर टॉपिक है, सबसे तगड़ा टॉपिक है, ठीक है। और मैं अपना पूरा एफर्ट लगा दूंगा कि ये टॉपिक आपको बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है। देखो यहां मैं क्या बना रहा हूं, मेरा दिल बना रहा हूं, यहां मेरा दिल मैंने बना दिया, यहां मैंने मेरा दिल बना दिया, ठीक है। अब दिल में हम देख चुके हैं, देखो अपने नीट के एग्जाम में ना अपने को ये तो आएगा नहीं कि हार्ट का डायग्राम बना के दिखाओ, तो जिस चीज से आसानी से चीजें हो जाए वो चीज हम करते हैं, ठीक है। ये मैंने अपना दिल बना दिया और दिल में हमें पता है 4 चैम्बर होते हैं, कौन से, ये हो जाएगा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अपना दिल बन चुका है, ठीक है। और यहां पे अपने क्या है, लंग्स हैं, यहां पे अपने क्या है, लंग्स हैं। अब हमें पता है लंग्स के पास क्या होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, बहुत सारी ऑक्सीजन होती है, जो कहाँ से आई है, एटमॉस्फेयर से आई है, ये भी बात पता चल गई, ठीक है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, टिश्यू बना लेते हैं, यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। अब लंग्स के पास ऑक्सीजन है और टिश्यू को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन लंग्स के पास पड़ी है वो किसको चाहिए, टिश्यू को चाहिए। तो यहाँ से यहाँ इसको कैसे पहुंचाए, यही अपना टास्क है। तो यही अपना रोल आता है, किसका, हार्ट का आता है। देखो टिश्यू को क्या चाहिए, टिश्यू को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो मान लो यहां से आ गई एक ब्लड वेसल, किसको लेके आई, ये किसको लेके आई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये लेके आई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इस ब्लड में बहुत सारी ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन कौन यूज कर लेगा, टिश्यू यूज कर लेगा, है ना। ये ऑक्सीजन इस ब्लड की टिश्यू ने यूज कर ली, तो यहां से जो ब्लड निकलेगा जाहिर सी बात है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो इसने सारी यूज कर ली। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे, अपने राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। अब राइट एट्रियम में अब हम देख चुके थे कि क्या होती है, यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होती है। अब कौन सी वेल्व होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे होती है ट्राइकस्पिड वेल्व और यहाँ पे होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ब्लड का भर जाएगा, ये है राइट एट्रियम अपना, ये ब्लड का भर जाएगा और ब्लड का ये भर जाएगा तो क्या है, इस जो ये वाल्व है इस पे असर पड़ेगा, है ना, इस पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये वाल्व जो है वो खुल जाएगी और ये ब्लड सारा कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसी अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है कि ब्लड जो है नीचे की तरफ आ सकता है, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, मतलब वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ब्लड कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, है ना। और ध्यान देना कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब इस ब्लड में हमें ऑक्सीजन डालनी है। अब ये राइट वेंट्रिकल से, अब क्या है, राइट वेंट्रिकल से क्या है, कहाँ चला जाएगा ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो लंग्स के पास चला जाएगा, किस लिए जाएगा, ऑक्सीजन को लेने, किस लिए जाएगा, ऑक्सीजन को लेने, वहां चला जाएगा, कहां से, राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब लंग्स से क्या है, ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या है, ऑक्सीजन को उठाएगा और कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में जाएगा। अब लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां जाएगा, जो कि कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऐसे टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई चलती रहेगी, ठीक है। और ये भी कैसा है, देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना वो अपना कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। और रेड कलर वाला अपना कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसे गया एक बार देख लेते हैं। देखो डीऑक्सीजनेटेड, इसने ऑक्सीजन का यूज कर लिया तो डीऑक्सीजनेटेड निकला कहां पे गया, इसमें गया राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स के पास ऑक्सीजन लेके लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर क्या है, टिश्यू, और ये ऐसे ही घूमता रहेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगा। देखो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है, देखो ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए ना, क्या, पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड जहां भी दिख जाए मतलब वो लंग्स के रिलेटेड है, मतलब वो लंग्स के रिलेटेड है, इतनी बातें हम याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं अपने पास दो चीजें आती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, है ना। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम मानते हैं कि आर्टरी मतलब जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन मतलब जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट ऐसे इनको कभी भी याद नहीं रखना है। इनको मैं ट्रिक बताता हूं आपको, देखो हमेशा ये कभी दूर नहीं होगी। ये अपना हार्ट है, ये अपना हार्ट है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर
आर्टरी, ए फॉर अवे, मतलब आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल है जो ब्लड को कहां लेके जाएगी, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेके जाएगी। और वेन का क्या है, इसके ठीक ऑपोजिट कर दो कि टुवर्ड्स हार्ट, है ना, जो हार्ट की तरफ, ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगी वो होती है वेन। इस डेफिनेशन से कोई भी चूक आपकी नहीं होगी। अब देखो इनकी नेमिंग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। देखो पहली बात हम देख लेते हैं कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है। ये अपना क्या है, हार्ट है, ये अपना क्या है, हार्ट है। अब देखो इसकी नेमिंग करते हैं तो ये हार्ट से क्या जा रही है, अवे, अवे यानी दूर जा रही है, तो ये क्या होगी, जाहिर सी बात है आर्टरी होगी, है ना। और ये आर्टरी किससे कनेक्टेड है, लंग्स से कनेक्टेड है, तो लंग्स के लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मोनरी, तो ये हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। अब इसकी बात कर लें, किसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें तो ये कहां आ रही है, हार्ट की तरफ आ रही है। हार्ट की तरफ कौन आती है, वेन आती है। अब ये कनेक्टेड किससे जुड़ी हुई है, लंग्स से जुड़ी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन हो जाएगी, है ना। पल्मोनरी मतलब लंग से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये हार्ट की तरफ आ रही है ना, डीऑक्सीजनेटेड हार्ट की तरफ आ रही है, मतलब ये जाहिर सी बात है ये एक वेन है, ये एक वेन है, पहली बात होगी, है ना। अब इसकी बात करते हैं। देखो ये हार्ट से दूर, अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर जा रही है टिश्यू की तरफ, तो ये एक आर्टरी है, ये बात भी क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां देखो हार्ट की तरफ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया ये बहुत सारा होता है, मतलब जो नॉर्मल वेन होती है ना वो छोटी छोटी होती है, तो इतनी छोटी वेन इतना ज्यादा ब्लड नहीं लेके आ सकती, तो ये जो वेन होती है ये बड़े साइज की होती है, और इसको क्या बोला जाता है, बिना कावा। इसको क्या बोला जाता है, बिना कवा बोला जाता है। सेम ऐसे आर्टरी के लिए है कि नॉर्मल जो छोटी छोटी आर्टरी है वो इतना सारा ब्लड पंप नहीं कर सकती, तो इसको क्या बोला जाता है, अयोर्टा। इसको क्या बोला जाता है, अयोर्टा। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो रही है कि पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, बिना कावा क्या है, अयोर्टा क्या है, सारा अपने को समझ में आ रहा है, सारा अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो सिस्टम हो क्या रहा है, सिस्टम हो क्या रहा है, ब्लड की पंपिंग। देखो मानता हूं मैं यहाँ पे खिचड़ी बन गई है, पर यहीं से अपने को चीजें समझ में आएगी, है ना। अब देखो हमने सुना है, हमने क्या सुना है, एक बात देखो यहाँ पे ये अपना हार्ट है, ये अपना दिल है, ठीक है। अब हमने एक बात सुनी है कि दिल अपना धड़कता है, दिल अपना धड़कता है यानी बीट करता है, यानी बीट करता है, हार्ट बीट बोलते हैं ना, ठीक है। अब धड़कने में क्या होगा, देखो धड़कने में क्या होगा, यहाँ पे मायने रखता है कि कौन धड़क के क्या कर रहा है। देखो धड़केंगे तो क्या है, ये अपने एट्रिया है, तो एट्रिया भी धड़केंगे, एट्रिया भी बीट करेंगे और वेंट्रिकल भी बीट करेंगे। अब एट्रिया का बीट होने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एट्रिया में जो ब्लड भर जाता है, जब एट्रिया धड़केगा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो ये ब्लड इन्हें वेंट्रिकल में भेजना है, ठीक है। और इसको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करके ये ब्लड जो है वेंट्रिकल में भेजना है, तो एट्रिया का धड़कने का एक ही मतलब है, ये कॉन्ट्रैक्शन का। और वेंट्रिकल के धड़कने का यानी वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि देखो इस वाले वेंट्रिकल को ब्लड को कहां को भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है ना, इस वाले को कहां भेजना है, लंग्स की तरफ भेजना है, और इस वाले को कहां भेजना है, टिश्यू पूरी बॉडी में भेजना है। तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल्स को क्या है, दूर भेजना है, वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो दूर तक भेजना है, इसीलिए अपने वेंट्रिकल ज्यादा मस्कुलर होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब होगा क्या, है ना, समझ रहे हो ना, पूरा दिल धड़केगा तो यहां से ब्लड यहां आएगा और ये यहां पे पंप कर देंगे। अब एक वर्ड आता है स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना, नाम में आ रहा है स्ट्रोक, मतलब क्या है, स्ट्रोक जब लगा, है ना। देखो अपना दिल जब एक बार धड़केगा, जब एक बार बीट करेगा, तो एक वेंट्रिकल ने, है ना, चाहे ये वेंट्रिकल चाहे ये वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया। मेरी बात फिर से ध्यान दो, मैंने क्या बोला, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है कि दिल अपना जब एक बार धड़कता है, एक बार बीट करता है, तो एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 70 ml, 70 ml होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान रखना एक वेंट्रिकल की बात हो रही है, एक वेंट्रिकल ने, चाहे आप ये वेंट्रिकल लो चाहे ये वेंट्रिकल लो, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें क्लियर हैं, बहुत सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सेमी ल्यूनार वाल्व, है ना, मैंने क्या बोला था, सेमी ल्यूनार वाल्व मैं बाद में कराऊंगा, कौन सी, यहां लिख देता हूं मैं, सेमी ल्यूनार, मैंने वहां पे बोला था ना कि इसको क्या कर दो, आप होल्ड पे रख दो, सेमी ल्यूनार वाल्व, ये मैं बाद में कराऊंगा। अब ये कहां होती है, देखो वेंट्रिकल की बात कर लें, अपने पास एक राइट वेंट्रिकल है, एक अपने पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ना। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन किसके साथ है वो देखते हैं, कनेक्शन किसके साथ है वो हम देखने जा रहे हैं। देखो ये अपना है राइट वेंट्रिकल, तो इसका कनेक्शन किसके साथ है, पल्मोनरी आर्टरी के साथ है। राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी के साथ, और लेफ्ट वेंट्रिकल का यहाँ कनेक्शन किसके साथ है, किसके साथ है, अपना अयोर्टा के साथ है। लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन किसके साथ है, अयोर्टा के साथ है ना। तो यहाँ पे जो ये मिल रहे हैं ना, जहां ये मिल रहे हैं वहां पे जो वाल्व प्रेजेंट होंगी वो कौन सी होंगी, वो कौन सी होंगी, अपनी सेमी ल्यूनार वाल्व, वो कौन सी होगी, सेमी ल्यूनार वाल्व, है ना, इनकी ओपनिंग में जो, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमने वेल्व दो टाइप की देखी, हमने क्या है, वेल्व दो टाइप की देखी, कौन सी देखी, एक तो हमने कौन सी देखी थी, कस्पिड वेल्व देखी थी,
एक हमने देखी थी कस्पिड वेल्व, और दूसरी कौन सी अभी देख ली हमने, सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व है ना। और ये क्या थी, कस्पिड वेल्व। कस्पिड वेल्व दो टाइप की थी ना, कौन सी ट्राई कस्पिड और कौन सी थी, एक बाई कस्पिड थी। ठीक है, अब हार्ट की साउंड होती है, हार्ट की साउंड होती है कौन सी, लब एंड डब। ये हार्ट की साउंड होती है लब एंड डब, लब डब लब डब लब डब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनकी क्लोज है ना, इनके बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, लब होगी। और सेमी ल्यूनार वाल्व, इनके बंद होने की वजह से जो साउंड प्रोडक्शन होगी वो डब होगी। ठीक है, ये क्या है, इसकी वजह से है, ये क्या है, इसकी वजह से है। ये बातें भी अपने को समझ में आ चुकी है। अब देखिए, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां पे ना अपने को कंफ्यूजन होती है। जैसे कि कार्डियक साइकिल है, अब कार्डियक साइकिल में भी क्या क्या होता है ना, कार्डियक आउटपुट है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, और इसमें थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन भी रहती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी रहती है, जिसमें अपने को कंफ्यूजन होती रहती है और वो समझ ही नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल सारी चीजें आपके दिमाग में फिट करके भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर कोई 5वीं क्लास वाले बच्चे से भी पूछ ले कि हार्ट बीट है ना, उससे पूछ ले कि तेरी हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, तो वो भाग के आंसर देगा कि भाई नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 पर मिनट, 72 पर मिनट। इसका मतलब क्या है, हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में 72 यानी 72 बार धड़कता है, 72 बार बीट करता है, 72 टाइम्स। ठीक है, तो इसी चीज को देखो, 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, 60 सेकंड। तो इसी चीज को मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो, हमने क्या बोला, हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है, कितने, 60 सेकंड में, कितने, 60 सेकंड में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक बार कितने टाइम में बीट करेगा, तो एक बार बीट करेगा क्या है, सिंपल 60/72 हम कर देंगे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट अपना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा अपना 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड है ना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये 0.8 सेकंड जो आया है ये क्या है ना, तो ये क्या है कि अपना दिल जो है ना वो एक बार धड़कता है इतने टाइम में, है ना। देखो, 72 टाइम्स बार धड़कता है इतने टाइम में, तो एक बार धड़कता है इतने टाइम में। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, सी रह गया यहाँ पे, कार्डियक साइकिल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल क्या है कि एक बार दिल के धड़कने में, यानी इस 0.8 सेकंड में जो जो कारनामे हो रहे हैं उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे कि ये तूने कारनामे जो वर्ड यूज किया है ये क्यों यूज किया है ना। देखो, अब हम कार्डियक साइकिल देखने जा रहे हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या कारनामे होते हैं। यार, ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ मैं, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ठीक है, और हम बात कर चुके हैं कि कार्डियक साइकिल कितनी होती है, 0.8 सेकंड की होती है। कार्डियक साइकिल की टाइमिंग क्या रहती है, 0.8 सेकंड की रहती है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब अपना यहाँ पे टास्क क्या है कि इस 0.8 सेकंड में क्या क्या होता है वो हमें देखना है ना। तो इस 0.8 सेकंड में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, बेसिकली 3 चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। कौन सी, एक तो अपने को देखने को मिलेगा क्या, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल है ना। दूसरा अपने को क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहीं पे आप गलती कर दोगे, वेंट्रिकुलर भी क्या है, सिस्टोल है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, और सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, वो भी आसानी से मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, कार्डियक साइकिल के इस 0.8 सेकंड में 3 चीजें हो रही हैं। एक क्या हो रही है, एट्रियल सिस्टोल, एक हो रही है क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और एक हो रहा है जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, तो पहले इस कंफ्यूजन से निकल लेते हैं कि ये सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। ठीक है, इस कंफ्यूजन से निकलते हैं कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। तो सिंपल देसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, उसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, अब देखो, एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल यानी क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुई है किसकी, एट्रिया की, खत्म बात। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन हुई है किसकी, वेंट्रिकुलर की, वेंट्रिकल की ना, खत्म बात। डायस्टोल, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन हुई है किसकी, जॉइंट, जॉइंट यानी एट्रिया की भी और वेंट्रिकल की भी, खत्म है बात, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि 0.8 सेकंड ये प्लस ये प्लस ये है ना। अब आपको पूछना चाहिए कि 0.8 सेकंड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आपको हर हाल में याद होना चाहिए। 0.1 सेकंड के लिए ये होता है
और 0.3 सेकंड के लिए ये होता है, और बाकी का टाइम कितना बच गया, देखो 0.1 ये हो गया, 0.3 ये हो गया, टोटल 0.8 था, तो ये कितना बच जाएगा, 0.4 सेकंड बच जाएगा। ये है अपनी पूरी कार्डियक साइकिल। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, कि अपना दिल एक बार जब धड़कता है, यानी अपना जो हार्ट है एक बार जब बीट करता है, तो जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल है ना, ईच वेंट्रिकल, जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल अपना पंप करेगा, वो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, वो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी कितनी, 70 ml। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम वो ब्लड है ना, वो ब्लड है, ब्लड की क्या है बेसिकली वॉल्यूम है, कि जब अपना दिल एक बार धड़केगा, तो एक बार धड़कने पे जो ईच वेंट्रिकल है, कि हर वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करेगा वो होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। और कितना ब्लड पंप करता है, क्या 70 ml पंप करता है। अब देखो हमने क्या देखा कि जब दिल एक बार धड़कता है तो वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है, 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। ठीक है, और एक बार अपना दिल एक बार कितने टाइम में धड़कता है, हम देख चुके हैं कितने में, 0.8 सेकंड में, जिसको हमने क्या बोला था, कार्डियक साइकिल बोला था। ठीक है, एक बार है ये। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि अगर 72 टाइम्स है ना, ये एक बार धड़का और 72 टाइम्स धड़कने में कितना ब्लड पंप होगा, तो सिंपल सी बात है, एक बार धड़कने में इतना ब्लड पंप होता है, तो 72 टाइम्स में हम क्या कर देंगे, 70 इंटू 72, है ना, 70 इंटू 72 कर देंगे। ठीक है, और इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो 72 टाइम्स कितने टाइम में धड़कता है, अपना 1 मिनट में धड़कता है, सबको पता है ना, तो हार्ट बीट ही अपनी। ठीक है, तो ये अपना अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। ये अपना क्या आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगा। अब ये 5 लीटर बहुत खास है, ये बहुत खास चीज़ है, आपने बहुत सुना होगा, इसका नाम भी सुना होगा, क्या, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, मैंने बोला था ना, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, सारी बातें समझ में आ गई। अब कार्डियक आउटपुट का अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो 70 ml क्या थी अपनी, 70 ml क्या थी अपनी, स्ट्रोक वॉल्यूम थी, और इंटू हमने क्या कर दिया, 72 क्या होती है अपनी, हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है। ठीक, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, हार्ट बीट के साथ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट, ये वाला डायग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हमने किया था ना, यहाँ पे हार्ट होगा, ऊपर लंग्स है, नीचे बॉडी पार्ट्स है, फिर क्या है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है ना, क्या है, आयोर्टा है, विना कावा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अच्छे से समझ भी चुके हैं। अब यहीं पे एक चीज देख लो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपने को नजर आ रही है, किसका डिफरेंस, आर्टरी और वेन का डिफरेंस। ठीक है, ये अपनी क्या है, वेन है, और ये क्या है, अपनी आर्टरी है। अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वेन का जो ल्यूमन है ना, ल्यूमन यानी अंदर जो खाली स्पेस है, वो ज्यादा है, वो वाइड है ना, आर्टरी का थोड़ा छोटा है ना। और इसी से दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि आर्टरी का ल्यूमन कम है, तो इसकी जो दीवार है, वॉल है, वो थिक है, इसकी वॉल क्या है, थिक है, और इसका ल्यूमन ज्यादा बड़ा है, तो इसकी वॉल जो है वो थिन हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गया है। तो और देखो इसी को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। अब ये डबल सर्कुलेशन वर्ड कहाँ से आया है, देखो डबल सर्कुलेशन वर्ड आया है कि जो अपना हार्ट है ना, ये अपना हार्ट है, तो इससे जो ब्लड है वो 2 बार पास हो रहा है ना, 2 सर्किट बन रहे हैं। 2 बार कैसे, देखो एक बार तो ये बॉडी पार्ट से आया और हार्ट में एंट्री किया, ठीक है, एक बार आ गया। ठीक है, दूसरी बार क्या है, देखो फिर यहाँ एंट्री करके कहाँ चला जाएगा, लंग्स में आ जाएगा, फिर लंग्स से फिर से आया, फिर से एंट्री किया। ठीक है, तो 2 बार, एक बार और 2 बार एंट्री कर रहा है, 2 सर्किट बन रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। हार्ट साउंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लब एंड डब। लब किसकी वजह से, कस्पिड वॉल। कस्पिड वॉल कौन सी होती है, एक होती है ट्राई कस्पिड, एक होती है बाई कस्पिड, है ना। और डब किसकी वजह से, सेमीलुनर वॉल, है ना, इनके क्लोजर की वजह से, इनके क्लोजर की वजह से आती है। अब नेक्स्ट है ईसीजी। देखो ईसीजी को जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, उस तरीके से कर लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहां पे अपने को कितनी वेव देखने को मिल रही है, एक तो पी वेव देखने को मिलती है, एक क्या दिखता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये देखने को मिलता है, और क्या है, एक टी वेव देखने को मिल रही है, और क्या है, यहाँ पे ये खत्म हो गई, फिर से पी वेव, और सेम चीज फिर से रिपीट होगी। और यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि पी वेव की देखो कितनी छोटी सी चोटी है, चोटी मतलब उसकी पीक, है ना, पी वेव की बहुत छोटी सी पीक है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख लो कितनी खतरनाक है ना, कितनी ऊंची है, कितनी खतरनाक पीक है, और टी वेव भी छोटी सी है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको करने की ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो, अपने पास दो ही चीजें होती हैं, अपने पास दो ही चीजें होते हैं, एक होते हैं एट्रिया, एक होते हैं वेंट्रिकल। अपने पास एक होते हैं एट्रिया, एक होते हैं वेंट्रिकल। तो अपने को ईसीजी में कराना क्या है, एक बार एट्रिया की डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन करानी है ना, एक बार एट्रिया की रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन। ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन। सेम वेंट्रिकल के लिए करना है कि एक बार डीपोलराइजेशन, एक बार रीपोलराइजेशन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्सेशन। ठीक है, और ये बात हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि वेंट्रिकल जो होते हैं वो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं। एट्रिया की कंपैरिजन में वेंट्रिकल जो है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ, अब मस्कुलर बहुत ज़्यादा है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अपने ग्राफ में है ना, अपने ग्राफ में इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगी वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। अब यही फंडा यहाँ यूज़ करना है। अब देख लो अपना क्या चल रहा है इधर। देखो, पी वेव यानी यहाँ से शुरू हो जाओ, इस यहाँ से शुरू हो जाए। एट्रिया की सबसे पहले कराई डीपोलराइजेशन तो अपने को पहली वेव दिखाई दी। पी वेव क्या होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया खत्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब क्या कराना है अपने को, एट्रिया की रिलैक्सेशन करानी है। तो एट्रिया की रिलैक्सेशन यहां कहीं होती है, बट ये इतनी बड़ी वेव आ रही है तो इसके पीछे वो छुप जाती है, तो इसीलिए उसको लिखा भी नहीं गया क्योंकि वो दिखती नहीं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल की क्या कराई, डीपोलराइजेशन कराई। अब मैंने क्या बोला, वेंट्रिकल बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं तो इनकी पीक भी बहुत खतरनाक वाली दिखाई देगी। तो इतनी बड़ी पीक दिखाई दे रही है जो किसने बनाई, QRS कॉम्प्लेक्स ने। क्या है, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है फिर क्या कराना है अपने को, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो ये टी वेव दिखाई देगी, टी वेव क्या है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना। मेरे ख्याल से इस फंडे से बिल्कुल आसानी से ये कवर हो जाएगा, कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना लेयर्स ऑफ आर्टरी एंड वेन। ठीक है, देखो आर्टरी हो या फिर वेन हो, उनकी क्या होती है, तीन लेयर होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा, है ना, नाम से यार, इंटीमा यानी इनर लेयर। मीडिया यानी मीडियम यानी बीच वाली लेयर। एक्सटर्ना, नाम में यार एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली लेयर। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली, मीडिया मिडल वाली, एक्सटर्ना क्या है, बाहर वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि ट्यूनिका इंटीमा में क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बना। दूसरा क्वेश्चन, मीडिया में क्या होती है, मसल होती है। कैसी, स्मूथ मसल। ठीक है, मीडिया में मसल होती है, M4 मीडिया, M4 मसल। ठीक है, और इंटीमा का याद रखना है स्क्वेमस एपिथेलियम। एक्सटर्ना का फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, पर ये आप ना भी याद रखो तो इतना क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता, है ना, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से, स्क्वेमस एपिथेलियम आपको याद रखना है और मीडिया का मसल आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इधर अपने हार्ट को, अपने दिल को क्या बोला गया है, हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक बोला गया है। ठीक है, अब मायो वर्ड कहां से आया, तो हमने मसल में पढ़ते हैं ना क्या, मायोसिन मतलब क्या है, मायोसिन किसमें होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में होता है ना। तो मायोसिन, जहां मायो वर्ड आ जाए मतलब वो मसल के लिए है। ठीक है, तो क्या है कि अपना हार्ट मायोजेनिक होता है यानी मसल रेगुलेटेड होता है। तो इसमें तो यार कोई याद करने वाली बात नहीं है, हम इतनी देर से करते आ रहे हैं कि एट्रिया में मसल होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल, डायस्टोल, डीपोलराइजेशन, है ना। वेंट्रिकल में क्या होती है, मसल होती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो इतनी देर से हम एट्रिया वेंट्रिकल में मसल बोलते आ रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया और वेंट्रिकल से ही तो हार्ट अपना बनता है। तो सिंपल सी बात है, मायोजेनिक ही होता है, कुछ याद नहीं किया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि न्यूरल सेंटर फॉर, देखो कार्डियक फंक्शन के लिए न्यूरल सेंटर अपने नर्वस सिस्टम या ब्रेन में कहां प्रेजेंट होता है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, है ना, मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। ये आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। डाइजेशन में याद करना, हमने क्या पढ़ा था, वोमिटिंग पढ़ी थी, और वोमिटिंग सेंटर भी कहां था, मेड्यूला में प्रेजेंट था। ठीक है, ये मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एड्रीनल ग्लैंड ये इंक्रीज, है ना, ये एड्रीनल हार्मोन वाला अभी भूल जाओ, ये हार्मोन वाले चैप्टर में ही आएगा, है ना। अब हाइपरटेंशन की बात करते हैं। देखो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और इससे ज्यादा हो जाए तो ना, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइपरटेंशन बोल देते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, देखो जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल को, है ना, समझ रहे हो, है ना, कितना मजे की बात है कि जो ब्लड वेसल, है ना, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की, खुद हार्ट की ही मसल को, अगर उसमें डिपोजिशन हो जाए किसकी, कैल्शियम की, फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, तो उस बीमारी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और बहुत खतरनाक चीज है ये। ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होगा, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब एकदम से बहुत तगड़ा दर्द होगा ना, चेस्ट पेन होगा। ठीक है। और ये हो क्यों रहा है कि व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दी हार्ट मसल, मतलब जो हार्ट, दिल की मसल्स जो हैं, अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये अपने पास 3 चीजें आएंगी जो आपको पक्का कंफ्यूज करेंगी। कौन सी, एक होगी हार्ट अटैक, एक होगा हार्ट फेलियर, एक होगा कार्डियक अरेस्ट। अब इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो हार्ट अटैक में आ रहा है, क्या आ रहा है, अटैक आ रहा है, यानी अटैक करो, है ना, मान लो कोई मूवी का बैटल सीन चल रहा है और वहां पे पूरी सेना को बोला गया कि अटैक मतलब सामने वाली को उड़ा दो, सामने वाली कोई लड़की नहीं, सामने वाली सेना को उड़ा दो। ठीक है। तो सामने वाली सेना को उड़ा दो मतलब उनको ऊपर पहुंचा दो, तो यहाँ पे डेथ ऑफ हार्ट मसल है, डेथ ऑफ हार्ट मसल। जहां पे अटैक होगा वहां पे डेथ होगी पूरी सेना की। ठीक है, डेथ ऑफ हार्ट मसल, पहली ट्रिक। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। देखो इसमें सिर्फ फेल वर्ड को पकड़ लेना है कि हार्ट फेलियर यानी हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। कार्डियक अरेस्ट, देखो मान लो कोई क्रिमिनल है, ये कोई क्रिमिनल है और ये कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, ये कोई एक्टिविटी कर रहा है और पीछे से क्या आ गई, पुलिस आ गई, और पुलिस ने इसके कनपटी पे बंदूक रखी और बोला पीछे से कि यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। मूवी में देखा होगा ना, तो एकदम से ऐसे बोलते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, ये क्या हो जाएगा, एकदम से वहीं पे रुक जाएगा, एकदम से वहीं पे रुक जाएगा, मतलब हिलना जुलना बंद कर देगा। तो इसी से आ जाएगा हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली। सडनली मतलब एकदम से, स्टॉप बीटिंग मतलब हिलना जुलना बंद कर देगा, यानी हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली। ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना चैप्टर बड़ी आसानी से खत्म कर लिया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा अपना, एक्सक्रीशन वाला, किडनी वाला। ठीक है। थैंक यू, बाय।